हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम कंप्लीट करेंगे अपना लिसनिंग टेस्ट विद सेक्शन 4। सेक्शन 1, 2 और 3 हमने पहले ही वीडियोस में आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके दिखाया था। आई रिकमेंड कि पहले आप वो वीडियोस देख लें और उसके बाद सेक्शन 4 पर आएँ। सेक्शन 4 सेक्शन 1 और 2 और 3 से थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। अक्सर स्टूडेंट्स को सेक्शन 4 वन ऑफ द टफेस्ट लगता है। उसके काफ़ी कारण हैं। उन सारे रीजंस को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उसके बाद वन बाय वन अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे F+C फॉर्मूला यूज़ कर। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो बात करते हैं इस सेक्शन 4 की। सेक्शन 4 में ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो प्रीवियस सेक्शंस में नहीं होती हैं और हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें इन न्यू थिंग्स के बारे में पता हो ताकि हम सेक्शन 4 को ज़्यादा अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कॉन्टेक्स्ट की। जो सेक्शन 4 का कॉन्टेक्स्ट होता है वो यूजुअली एक यूनिवर्सिटी लेक्चर होता है। अब यूनिवर्सिटी लेक्चर की जब मैं बात करती हूँ तो यूनिवर्सिटी लेक्चर यूजुअली हमारे प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स के ऊपर बेस्ड होता है, जैसे कि मैनेजमेंट, बायोलॉजी, फिज़िक्स, साइंस के सब्जेक्ट्स, ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स। तो इस वजह से इस सेक्शन 4 में आपको काफ़ी सारे सब्जेक्ट स्पेसिफिक वर्ड सुनने को मिलेंगे। एंड अगेन, क्योंकि ये वो वर्ड्स हैं जो हम अपनी एवरीडे कॉन्वर्सेशन में यूज़ नहीं करते हैं, तो इनको सुनने के लिए यू हैव टू रियली कीप योर ईयर्स ओपन एंड पे अ लॉट ऑफ अटेंशन। कॉन्टेक्स्ट के बाद आपको एक और बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि सेक्शन 4 में सिर्फ एक ही कॉन्टेक्स्ट नहीं होता। एक्चुअली एक ही कॉन्वर्सेशन या एक ही टॉपिक के ऊपर काफ़ी सारे सब टॉपिक्स भी होते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि हर कॉन्टेक्स्ट या हर सब कॉन्टेक्स्ट के बाद फॉर्मेट को चेंज कर दिया जाए। इस वजह से सेक्शन 4 काफ़ी डिफ़िकल्ट बच्चों को लगता है। डिफरेंट फॉर्मेट्स से मेरा ये मतलब है कि हो सकता है कि सेक्शन 4 के फर्स्ट 2 क्वेश्चंस में MCQ फॉर्मेट हो, फिर नेक्स्ट 2 सेक्शंस में फिलर्स हों, उसके नेक्स्ट 2 सेक्शन में डायग्राम्स हों। हालांकि ऐसा कम देखने को मिलता है, बट वी ऑलवेज हैव टू बी ऑन आवर गार्ड एंड वी हैव टू बी रेडी फॉर एनी सर्कमस्टांस। इसलिए सेक्शन 4 को अटेम्प्ट करने से पहले मेक श्योर कि आप फॉर्मेट को अच्छे से जज कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं अलोंग विद द कॉन्टेक्स्ट। एंड उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चंस के नेचर की। तो सेक्शन 4 के क्वेश्चंस यूजुअली इनडायरेक्ट होते हैं, कभी कभी वो डायरेक्ट भी होते हैं। इफ़ यू आर हैविंग योर लकी डे तो सेक्शन 4 के सारे क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे अपने ऑडियो में ही। लेकिन आप यूजुअली ये एज्यूम कर चलिए कि सेक्शन 4 भी इनडायरेक्ट होगा, सिमिलर टू सेक्शन 3। इस वजह से आपको लिसनिंग के दौरान एक्टिव लिसनिंग करनी है, सिर्फ लिसनिंग नहीं करनी है, एक्टिव लिसनिंग करनी है, अंडरस्टैंडिंग करनी है और उसके बेसिस पे आपने अपने आंसर्स को मार्क करना है। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट, फॉर्मेट और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस को समझने के बाद यू हैव टू मेक श्योर कि अगर आपसे कोई भी आंसर मिस हो जाता है, जैसे ऑडियो में स्क्रिप्ट आपके लिए पढ़ी जा रही है, आप कुछ कीवर्ड को मिस कर देते हैं, देन डोंट गेट पैनिक्ड। और जब आपको अपने आंसर्स को रिव्यू करने का टाइम मिल रहा है तो कॉन्टेक्स्ट को जज करके उसके बेसिस पे कुछ भी गेस वर्क करके मेक श्योर कि आप ब्लैंक्स में कुछ लिख रहे हैं। रिमेंबर, हमें यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इस वजह से अगर आपका आंसर गलत भी है तो आपके ओवरऑल स्कोर में से मार्क्स नहीं कट किए जाएंगे। तो इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाइए एंड मेक श्योर कि आप कुछ भी ब्लैंक नहीं छोड़ रहे हैं। इसके बाद आपने एक और बात का ध्यान रखना है जो बहुत ही ज़रूरी है। इस पे मैं स्टार लगा देती हूँ ताकि ये आपको याद रहे। जो हमारी सेक्शन 3 और सेक्शन 4 में स्क्रिप्ट हमारे लिए प्ले की जाती है या पढ़ी जाती है, वो यूजुअली काफ़ी लंबी स्क्रिप्ट होती है। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि आपके लिए एक 6 मिनट्स की स्क्रिप्ट को पढ़ा जा रहा है, उसमें से जो आपको एक्चुअली यूज़फुल मटेरियल मिलेगा वो
हार्डली 2 या 3 मिनट्स का होगा। 2 या 3 मिनट भी मैं ज़्यादा कह रही हूँ। सेक्शन 4 में स्पेशली ये हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन के साथ पूरी कॉन्वर्सेशन को सुनना होता है। ये हो सकता है कि आपको 35 to 40 सेकेंड्स कॉन्वर्सेशन आप सुन रहे हैं, लेकिन उस कॉन्वर्सेशन में से कुछ भी आंसर नहीं निकल रहा है। तो आपने उस टाइम पीरियड में कंप्लेसेंट नहीं होना। इस बात का ध्यान रखना है कि कभी भी आपका आंसर पॉपअप हो सकता है इन द कॉन्वर्सेशन। यूजुअली क्या होता है, क्योंकि कॉन्वर्सेशन इतनी लंबी होती है, स्टूडेंट्स टेंड टू फॉरगेट दैट दे हैव टू कीप अ ट्रैक ऑन द कीवर्ड्स। अगर आप अपने कीवर्ड्स को लूज़ कर देंगे तो आपके लिए कॉन्वर्सेशन को फॉलो करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और एक बारी अगर आपसे कोई भी ब्लैंक मिस हो गया तो बहुत आसान होता है बाकी सारे ब्लैंक्स को भी मिस कर देना। तो रिमेंबर फ्रेंड्स, सेक्शन 4 इज़ गोइंग टू बी अ वेरी लॉन्ग कॉन्वर्सेशन and your answers will not pop up immediately one after the other. You have to keep your ears open and always keep the keywords in your eyes, in your brain, so that you can follow them in the script that is being spoken for you or played for you in the audio. Now इन सारी इंस्ट्रक्शंस के बाद अब मैं आपके लिए ऑडियो प्ले करूँगी, लेकिन ऑडियो प्ले करने से पहले अगेन हम F+C फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे और सेक्शन 4 के क्वेश्चंस को जज करेंगे, उनके फॉर्मेट को जज करेंगे, ताकि हम अपने आंसर्स को ज़्यादा प्रोफिशिएंसी के साथ मार्क कर सकें। सो लेट्स बिगिन। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा सेक्शन 4। इसमें हमारे पास 31 to 40 क्वेश्चंस हैं। रिमेंबर, ये नोट्स हैं। नोट्स का मतलब अगर आप समझें तो ये होता है कि जब क्लास में आपका टीचर या प्रोफेसर आपको कोई लेक्चर दे रहा है तो उस लेक्चर को सुनने के साथ साथ जो उस लेक्चर के कीवर्ड्स होते हैं या उस लेक्चर की जो समरी होती है वो हम अपने नोट्स में लिख लेते हैं फॉर फ्यूचर रेफरेंस। ये मैं आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि आने वाले क्वेश्चंस सारे नोट्स के फॉर्म में होंगे। हो सकता है कि उनमें ग्रामेटिकल एरर्स हों, हो सकता है कि कहीं कहीं पर आपको वो समझ ना आ रहे हो या फिर वो नॉन सेंसिकल हो। लेकिन रिमेंबर, जो नोट्स होते हैं जो हम अपनी क्लास में बनाते हैं वो हमारे पर्सनल रेफरेंस के लिए होते हैं, तो उसमें ये सारी मिस्टेक्स हो सकती हैं। नाउ फॉर दिस पार्ट ऑफ द सीरीज़, फॉर दिस सेक्शन 4 आपको इन सारी चीज़ों को इग्नोर करना है एंड आपको सिर्फ एक आंसर के साथ अपने आंसर्स को या क्वेश्चंस को मार्क करना है। सो लेट्स बिगिन। यहाँ पर बात हो रही है यूज़ ऑफ सॉइल। हम मिट्टी को कैसे यूज़ कर सकते हैं टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। ये हमारा मेन टॉपिक है और इसके बाद हमें सब टॉपिक्स दिए हुए हैं जो इसी के ऊपर बेस्ड हैं। बेसिकली ये हमारे लेक्चर का टॉपिक है। इसके बाद ये देखिए, ये हमारे लिए यहाँ पे एक नाम लिखा हुआ है रतन लाल, तो ये हमारा कीवर्ड हो गया। यू हैव टू बी ऑन द लुकआउट, यू हैव टू कीप योर ईयर्स ओपन फॉर दिस वर्ड रतन लाल। नाउ रतन लाल जी कुछ कहते हैं, वो क्लेम करते हैं। सो लेट्स सी। claims that 30% of CO2 in the atmosphere could be absorbed by agricultural soils। यहाँ पे 13%, एब्जॉर्ब्ड, एग्रीकल्चरल सॉइल्स, ये सब हमारे कीवर्ड्स हैं कॉन्वर्सेशन के साथ साथ आगे बढ़ने के लिए। उसके बाद एरोजन इज़ मोर लाइकली इन सॉइल दैट इज़। यहाँ पर देखिए, एरोजन की बात हो रही है, सॉइल की बात हो रही है और सॉइल की क्वालिटी की बात हो रही है। हम यहाँ पे गेस कर सकते हैं। एरोजन इज़ मोर लाइकली इन सॉइल दैट इज़ से ग्रैन्युलर, सैंडी और वेरी स्टिकी, कुछ भी यहाँ पर आ सकता है। वी हैव टू मेक श्योर कि हम कॉन्वर्सेशन में उसको सुनने की कोशिश कर रहे हैं। लाल फाउंड सॉइल इन अफ्रीका। यहाँ पर अफ्रीका हमारा कीवर्ड है। दैट वाज वेरी, अगेन यहाँ पर सॉइल के क्वालिटी की बात हो रही है। वी हैव टू अगेन लुक आउट फॉर दिस इन द कॉन्वर्सेशन। अगला ब्लैंक हमारे लिए फिल किया हुआ है
suggested that carbon from soil was entering the atmosphere. Okay, next, ये हमारा अगेन कीवर्ड है soil and carbon. Plants turn CO2 from air into carbon based substance such as. इफ़ यू आर फ्रॉम अ साइंस बैकग्राउंड तो आप जज कर सकते हैं कि यहाँ पर जो आंसर आएगा वो कार्बन बेस्ड होगा, कार्बन से रिलेटेड होगा. नाउ नेक्स्ट, some CO2 moves from dash of plants to microbes in soil. ये तो बहुत ही आसान है. प्लांट का कोई भी पार्ट है वो यहाँ पर आएगा. लीफ, स्टेम, रूट्स, कुछ भी हो सकता है. Carbon was lost from soil when agriculture was invented. Now next set of questions. ये हमारा कीवर्ड है regenerative agriculture. Uses इस देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये नोट्स हैं, तो इस वजह से नोट्स के इमीडिएटली बाद आ गया रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर यूजेस एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिसेस टू मेक श्योर सॉइल रिमेन्स फर्टाइल एंड अगेन सॉइल की क्वालिटी की बात हो रही है. एग्जाम्पल, थ्रू ईयर राउंड प्लांटिंग एंड इंक्रीजिंग द डैश ऑफ प्लांट्स दैट आर ग्रोन. यहाँ पर कुछ आएगा, गेस वर्क करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है. यहाँ पे कुछ भी आ सकता है. इंक्रीजिंग द क्वालिटी, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स, इंक्रीजिंग द वेराइटी ऑफ प्लांट्स, एनीथिंग कैन कम हियर. सो नेक्स्ट कीवर्ड इज कैलिफोर्निया स्टडी टेकिंग प्लेस ऑन अ बिग डैश फार्म. ऑब्वियसली किसी पर्टिकुलर फार्म की बात हो रही है यहाँ पे. अगेन, यूजेस कंपोस्ट मेड फ्रॉम वेस्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड, यहाँ पर एग्रीकल्चर के अलावा किसी चीज़ की बात होगी. सो मेक श्योर यू आर लिसनिंग फॉर इट. नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया स्टडी, ये हमारा कीवर्ड है. एम्स टू इंक्रीज सॉइल कार्बन बाय यूजिंग डैश दैट आर ऑलवेज ग्रीन. यहाँ पर आप एक बात का ध्यान रखिए कि जो आपके लिए ऑडियो प्ले की जाएगी उसमें जो स्क्रिप्ट पढ़ी जाएगी या जो लेक्चर आप सुनेंगे, हो सकता है कि आपको एक पर्टिकुलर सेंटेंस को पूरा सुनने के बाद रियलाइज़ हो कि आंसर क्या है. यूजुअली क्या होता है, जब हम कॉन्वर्सेशन को फॉलो कर रहे होते हैं तो हमें साथ साथ पता चलता रहता है कि हमारे ब्लैंक में क्या आएगा या फिर क्या आंसर हमने अपने ब्लैंक्स में लिखना है. लेकिन यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि ब्लैंक के बाद भी एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, दैट आर ऑलवेज ग्रीन. एक्चुअली में फ्रेंड्स, जब आपको ये वर्ड या ये फ्रेज सुनाई देगा अपनी ऑडियो में ऑलवेज ग्रीन, तो ही आप जज कर पाएंगे कि इस पर्टिकुलर ब्लैंक में क्या आंसर आएगा. इस वजह से यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव द एबिलिटी टू सिंक योर आईज एंड ईयर्स टुगेदर सो दैट you can fill the answers for these type of questions as well. अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं. फ्यूचर डेवलपमेंट्स में इंक्लूड reducing the amount of fertilizer used in farming. Now यहाँ पर कोई ब्लैंक नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कंप्लेसेंट हो जाएं, केयरलेस हो जाएं. रिमेंबर, जहाँ पर ब्लैंक नहीं है वहाँ पर कीवर्ड्स हैं और कीवर्ड्स ही हमारी हेल्प करते हैं कॉन्वर्सेशन को फॉलो करने में. तो फ्यूचर डेवलपमेंट्स, रिड्यूसिंग अमाउंट ऑफ फर्टिलाइज़र यूज्ड इन फार्मिंग. फर्टिलाइज़र हमारा कीवर्ड है. गिविंग फार्मर्स डैश फॉर कार्बन स्टोरेज एज वेल एज देयर प्रोड्यूस. नाउ रिमेंबर फ्रेंड्स, जैसा मैंने पहले बताया था कि हो सकता है कि पूरे सेंटेंस को सुनने के बाद आपको रियलाइज़ हो कि करेक्ट आंसर क्या है. इस वजह से हमने पूरी अटेंशन के साथ एक एक लाइन को सुनना है. गिविंग फार्मर्स डैश फॉर कार्बन स्टोरेज. कार्बन स्टोरेज हमारा कीवर्ड है. जब भी बात होगी कि फार्मर्स को कुछ देना चाहिए तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा. नाउ मैं आपके लिए ऑडियो प्ले करूँगी. ये ऑडियो उस पॉइंट से प्ले होगी जहाँ हमने सेक्शन 3 के वीडियो में छोड़ा था. सो अगर आपने सेक्शन 3 नहीं देखा है तो पहले आप वो देख लीजिए,
उसके बाद आप सेक्शन 4 अटेम्प्ट कीजिएगा। Now listen carefully and answer questions 31 to 40. As we saw in the last lecture, a major cause of climate change is the rapid rise in the level of carbon dioxide in the atmosphere over the last century. If we could reduce the amount of CO2, perhaps the rate of climate change could also be slowed down. One potential method involves enhancing the role of the soil that plants grow in with regard to absorbing CO2. Ratan Lau, a soil scientist from Ohio State University in the USA, claims that the world's agricultural soils could potentially absorb 13% of the carbon dioxide in the atmosphere, the equivalent of the amount released in the last 30 years, and research is going on into how this might be achieved. Lau first came to the idea that soil might be valuable in this way, not through an interest in climate change, but rather out of concern for the land itself and the people dependent on it. Carbon-rich soil is dark, crumbly and fertile, and retains some water. But erosion can occur if soil is dry, which is a likely effect if it contains inadequate amounts of carbon. Erosion is of course bad for people trying to grow crops or breed animals on that terrain. In the 1970s and 80s, Lau was studying soils in Africa so devoid of organic matter that the ground had become extremely hard, like cement. There he met a pioneer in the study of global warming, who suggested that carbon from the soil had moved into the atmosphere. This is now looking increasingly likely. Let me explain. For millions of years, carbon dioxide levels in the atmosphere have been regulated, in part, by a natural partnership between plants and microbes, tiny organisms in the soil. Plants absorb CO2 from the air and transform it into sugars and other carbon-based substances. While a proportion of these carbon products remain in the plant, some transfer from the roots to fungi and soil microbes, which store the carbon in the soil. The invention of agriculture some 10,000 years ago disrupted these ancient soil-building processes and led to the loss of carbon from the soil. When humans started draining the natural topsoil and ploughing it up for planting, they exposed the buried carbon to oxygen. This created carbon dioxide and released it into the air. And in some places, grazing by domesticated animals has removed all vegetation, releasing carbon into the air. Tons of carbon have been stripped from the world's soils, where it's needed, and pumped into the atmosphere. So, what can be done? Researchers are now coming up with evidence that even modest changes to farming can significantly help to reduce the amount of carbon in the atmosphere. Some growers have already started using an approach known as regenerative agriculture. This aims to boost the fertility of soil and keep it moist through established practices. These include keeping fields planted all year round and increasing the variety of plants being grown. Strategies like these can significantly increase the amount of carbon stored in the soil, so agricultural researchers are now building a case for their use in combating climate change. One American investigation into the potential for storing CO2 on agricultural lands is taking place in California. Soil scientist Wendy Silver of the University of California, Berkeley, is conducting a first-of-its-kind study on a large cattle farm in the state. She and her students are testing the effects on carbon storage of the compost that is created from waste, both agricultural, including manure and corn stalks, and waste produced in gardens, such as leaves, branches, and lawn trimmings. In Australia, soil ecologist Christine Jones is testing another promising soil enrichment strategy. Jones and 12 farmers are working to build up soil carbon by cultivating grasses that stay green all year round. Like composting,
The approach has already been proved experimentally. Jones now hopes to show that it can be applied on working farms and that the resulting carbon capture can be accurately measured. It's hoped in the future that projects such as these will demonstrate the role that farmers and other land managers can play in reducing the harmful effects of greenhouse gases. For example, in countries like the United States, where most farming operations use large applications of fertilizer, changing such long-standing habits will require a change of system. Ratan Lal argues that farmers should receive payment, not just for the corn or beef they produce, but also for the carbon they can store in their soil. Now friends, with this we come to the end of section 4. आपने नोटिस किया होगा कि सेक्शन 4 में काफ़ी लंबी स्क्रिप्ट प्ले की गई थी आपके लिए और काफ़ी गैप्स के बाद आपको अपने कीवर्ड्स सुनने को मिल रहे थे। तो यूजुअली क्या होता है जब हमारे दो कीवर्ड्स के बीच में ज़्यादा लंबा गैप आ जाता है तो हम डर जाते हैं कि कहीं हमने कॉन्वर्सेशन के कॉन्टेक्स्ट को या फिर किसी कीवर्ड को स्किप तो नहीं कर दिया। तो रिमेंबर सेक्शन 4 में यूजुअली आपको बहुत ज़्यादा लॉन्ग कॉन्वर्सेशन सुनने को मिलेगी और बहुत लंबे गैप के बाद एटलीस्ट 30 सेकेंड्स के गैप के बाद हो सकता है कि आपको अपना कीवर्ड सुनने को मिले। तो इस सिचुएशन में आपने पैनिक नहीं करना है। यू हैव टू रिमेंबर कि सेक्शन 4 की कॉन्वर्सेशंस लंबी ही होती हैं। अनदर थिंग आपने यहाँ पे नोटिस की होगी कि ये वाला जो आंसर है मॉइस्ट, ये मैंने वैरायटी के बाद लिखा था। तो फ्रेंड्स, मैंने जब मैं ऑडियो को सुन रही थी तो मुझसे ये वाला आंसर मिस आउट हो गया था, लेकिन क्योंकि मैंने सारे आंसर्स को पहले ही जज कर लिया था गेसवर्क करने के लिए, तो जब मैं ऑडियो को सुन रही थी तो मुझे हल्का हल्का याद था कि स्पीकर ने सॉइल की फर्टिलिटी और उसके वाटर कंटेंट के बारे में कुछ बोला था। तो मैंने यहाँ पर गेस करके मॉइस्ट लिख दिया है एंड जब मैंने अपने आंसर्स को बाद में चेक किया तो मॉइस्ट आंसर करेक्ट था। इस वजह से हम टाइम स्पेंड करते हैं आंसर्स को जज करने का, फॉर्मेट को फिगर आउट करने का, कॉन्टेक्स्ट को समझने का, ताकि हम गेस वर्क अच्छे से कर पाएँ और ज़्यादा प्रोफिशेंसी के साथ कर पाएँ। सो दिस वॉज द एंड ऑफ सेक्शन 4। आई होप आपको अब पता चल गया है कि हमें लिसनिंग टेस्ट के क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे हमने अपनी एक्टिव लिसनिंग को अंडरस्टैंडिंग के साथ सिंक करना है और अपने आंसर्स को लिखना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, वो कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जिनकी वजह से हम सिली मिस्टेक्स कर देते हैं और वी एंड अप लूजिंग मार्क्स विच वी कुड हैव ईजिली अचीव्ड। विद दिस आई विश यू ऑल द बेस्ट इन योर लिसनिंग टेस्ट। अगर आपको लिसनिंग टेस्ट को लेकर अभी भी कोई डाउट है तो आप हमारी सारी वीडियोस को एक बार दोबारा देखिए, उनके नोट्स बनाइए एंड मेक श्योर फ्रेंड्स आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं। बिना प्रैक्टिस के आप अपने लिसनिंग टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं ले सकते। एंड रिमेंबर आई टोल्ड यू कि लिसनिंग टेस्ट में 9 बैंड लेना कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर आप इनफ प्रैक्टिस करते हैं तो आपके इतने अच्छे बैंड भी आ सकते हैं। With this, I take your leave and I will see you in the next video. Till then, stay healthy and stay safe.